हेलो गाइज, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये इम्तिहान कोचिंग का टेस्ट नंबर दूसरा है और हमारे चैनल पर अगर ये बात करें तो ये टेस्ट नंबर होगा 24। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन बनाया गया, लेवल भी बहुत अच्छा है। और जिन लोग को भी ये टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको टेस्ट के कुछ घंटों के बाद ये टेस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। लेते हैं पहला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में कौन सा सत्याग्रह अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो देखिए यहाँ पर तो आंसर तो बताएंगे ही, मेन है कि आप सुनना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ हम लिख नहीं सकते हैं, उतना बड़ा पेज भी नहीं होता है और अगर एक एक चीज़ हम लिखने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सुनना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में कौन सा सत्याग्रह अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो ये सत्याग्रह है आपका डी, वैकोम सत्याग्रह। ये सत्याग्रह का मतलब जो है ये तमिलनाडु और केरल, मतलब मेनली कह सकते हैं केरल में स्टार्ट किया गया था ये विद्रोह। और यहाँ पे जो ट्रवनाकोर एक रियासत है, इसमें मंदिर प्रवेश के लेके ये सत्याग्रह बेसिकली स्टार्ट किया गया था, जो कि 30 मार्च 1924 को स्टार्ट किया गया था और 25 तक चला था। लगभग अगर कह सकते हैं तो 20 महीने तक ये सत्याग्रह चला था। और भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, इससे जो संबंधित लोग हैं वो जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं ना, तो उसको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, तो उसी के लिए ये बेसिकली आंदोलन था वैकोम सत्याग्रह, और ये केरल राज्य में हुआ था। इसमें 2-3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आप लोगों को याद रखना है। इसको लीड कौन किए थे, तो वैसे महात्मा गांधी भी इसको लीड किए थे। वैसे अगर बात करें तो एक नाम आता है खुल के टी के माधवन किए थे लीड। उसके बाद ईवी रामास्वामी का नाम आप लोग सुने होंगे, ये किए थे। और उसके बाद आप नाम सुने होंगे के केलापन को, इसको जो है केरल का गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वैकोम सत्याग्रह का भी जो है शताब्दी वर्ष में ये प्रवेश कर चुका है। तो सही आंसर हो गया डी। दूसरा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 12 वेपन लोकेटिंग रडार की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन हथियार लोकेटिंग रडार का नाम क्या है। तो इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है WLR स्वाति। ठीक है, अभी इस हथियार का जो है लोकेटिंग रडार जो क्या नाम है WR स्वाति है। और इसके साथ ही एक आकाश हथियार भी इसके साथ खरीद के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये कितने लागत से खरीदे जाएंगे, तो 9,100 करोड़ रुपया की लागत से ये हथियार दोनों खरीदे जाएंगे। तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम है WR स्वाति। नंबर है तीसरा, मार्च 2023 में WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित मतलब घोषित कर दिया गया है। तो ये देश है अजरबैजान तथा तजाकिस्तान। ये दोनों देश को अभी हाल ही में क्या हुआ है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है दुनिया ने पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया है। तो ये मनाया गया है 30 मार्च 2023 को। सही आंसर इसका सी हो गया। और इसको मनाया किसके द्वारा गया है, तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा ये मनाया गया है 30 मार्च 2023 को। तो 4 का सही आंसर हो गया सी। नंबर है 5, इसमें कहा जा रहा भारत की पहली क्लोन देसी गिर नस्ल की मादा बछड़ी का क्या नाम रखा गया है। देखिए हरियाणा के करनाल में, आप लोगों को पता है हरियाणा के करनाल में ICAR के तहत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है, जिसका स्थापना 1956 में किया गया था। तो यहाँ पर स्वदेशी गाय जो गिर गाय है उसके नस्ल जो है उसके बछड़े को तैयार किया गया है और उसके बछड़े का नाम रखा गया है गंगा। तो सही आंसर हो गया 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस चीता ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों को जन्म दिया। शावकों का यहाँ कहने का अर्थ ये है कि बच्चों का जन्म दिया। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सियाया। नाम क्या था, सियाया नाम था। इससे पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन ज्वाला नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया सियाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। सही आंसर इसका सी हो गया। और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया था। इसमें जो
मुख्य रूप से जो मुक्केबाज थे वो जरीन थे, निखत जरीन नाम सुने होंगे आप लोग, निखत जरीन थे, लवलीना थे, स्वीटी बुड़ा थे और नीतू अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास रच दिया। तो 7 का सही आंसर कौन सा हो गया? सी, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली महिला प्रीमियर लीग किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है मुंबई इंडियंस। और इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? मुंबई में ही किया गया था। ये दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस जो है ये मतलब जीते थे पहली महिला प्रीमियर लीग। ठीक है, तो 8 का हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली हरित दीवार परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है या शामिल नहीं है? तो देखिए, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है क्या? ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो है एक पर्वत, जो अरावली पर्वत है उसके अगल बगल लगभग 1400 किलोमीटर लंबी एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और ये 5 मीटर चौड़ी एक पट्टी, 5 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। तो इसके अंतर्गत कौन से है? हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है। कितने राज्य हो गया? तो 4 राज्य होके ये गुजरती है, 3 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है। तो 9 का सही आंसर हो गया बी, उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है, बाकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली सम्मिलित है। 10 है, इसमें कहा जा रहा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अरुधरा के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अरुधरा क्या है? तो ये अरुधरा है, एक रडार है जो विकसित किया गया है और डिजाइन किया गया है DRDO के द्वारा। और इसका जो निर्माण कार्य किया जाएगा ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो 10 का सही आंसर हो गया सी, एक रडार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार प्राचीन शारदा पीठ के लिए एक गलियारा खोलने की योजना बना रही है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नाम याद रखिएगा, शारदा पीठ मंदिर। ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है। 11 का सही आंसर हो गया सी। और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 22 मार्च को कहा था कि जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर के तर्ज पर ही एक शारदा पीठ खोलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। ये हिंदू समुदाय का एक पूजनीय स्थल है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। और ये जिला का अगर नाम बताएं हम अगर, तो ये कुपवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 11 का सी। ये पाक अधिकृत, जिसको POK एरिया कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई एरिया, उसी में यहाँ पर शारदा पीठ मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 12 और इसमें कहा जा रहा है, विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, अभी यूनेस्को वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था 2023 में, जो 2023 में जल सम्मेलन हुआ था उसी टाइम में, तो वैश्विक स्तर पर कहा गया है कि 2 अरब लोग, लगभग 26% जनसंख्या के पास जो सुरक्षित पीने योग्य पानी नहीं है। तो 12 का सही आंसर हो गया ए, 26%। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो ये जीता गया है भारत देश के द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो असम राज्य में किया गया था। तो सही आंसर हो गया 13 का ए। नंबर है 14, भारत का लक्ष्य ग्रीन शिप निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। ये कब तक टारगेट रखा गया है? तो ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लॉन्च के साथ ही भारत लक्ष्य रखा है कि 2030 तक ग्रीन शिप बिल्डिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। तो सही आंसर हो गया इसका 14 का बी, 2030। क्वेश्चन नंबर है 15, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें सही है ये चूज करना है। पहला कथन है, रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। देखिए, खुशहाली रिपोर्ट जो है ये आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, 2023 में जारी किया गया। खुशी के आधार पर देश की रैंकिंग दिया जाता है हर देश को। अभी जो अगर बात करें तो फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड का स्थान है। तो देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, आइसलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, 137 देश की सूची में भारत का स्थान 126वें स्थान पर है। ये भी सही है। भारत का जो रैंक है 126 है विश्व खुशहाली में, ठीक है, इंडेक्स में। तो आंसर हो गया इसका 2 और 3 सही है। तो सही आंसर इसका हो गया बी, 2 और 3।
16 और इसमें कहा जा रहा है किस डॉक्यूमेंट्री ने 95वां ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है कौन सा मूवी, तो ये डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर। ये किसकी मूवी है या किसकी अगर बात करें तो किसकी शॉर्ट्स मूवी है ये, तो ये है कार्तिक गोस्वाल्वे और गुनीत मोंगा का, जो कि 95वें अकादमी पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, शॉर्ट फिल्म होती है, कह सकते हैं आधा घंटा 1 घंटा का होता है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है और जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर। तो 16 का सही आंसर हो गया डी। नंबर है 17 और इसमें कहा जा रहा है बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत मार्च 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 2 बाघ छोड़े गए हैं। तो ये छोड़ा गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। इसमें से जो है 4 साल का एक नर बाघ जो कि सतपुरा टाइगर रिजर्व से लिया गया है और एक 3.5 साल की बाघिन है जो कि बाधगढ़ टाइगर रिजर्व से लिया गया है और इसको छोड़ दिया गया कहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में भूस्खलन एटलस के अनुसार देश में सबसे अधिक भूस्खलन धनत किन 2 जिलों में है। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में देश में सबसे अधिक भूस्खलन धनत्व है, भूस्खलन जोखिम है। ठीक है, सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिले की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि भूस्खलन प्रॉन एरिया में आता है। केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 13 में है प्रत्येक में। ठीक है, उत्तराखंड में भी 13 और जम्मू कश्मीर में भी 13। हिमाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में 11 है, 11 सब में है। और मिजोरम में 8 है और नागालैंड में 7 ऐसे जिले हैं जो कि भूस्खलन एटलस के अनुसार सबसे अधिक भूस्खलन धनत वाली जिला है। बाकी अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा धनत कहाँ पर है, तो ये रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटना देखने को मिलता है। तो 18 का सही आंसर हो गया रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय वायुसेना कमांड पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। तो ये है शालिजा धामी। सही आंसर है इसका डी। और ये क्या, पश्चिम सेक्टर के जो है मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 2022-23 में मौजूद कीमतों पर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय अनुमानित कितना है। तो ये है 1,72,000। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सी, 1,72,000। किस बिहार संग्रहालय ने अहद अहनद शब्दों और प्रदर्शन का एक महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी की। तो देखिए, ये मेजबानी की गई है बिहार संग्रहालय के द्वारा 17 से 19 मार्च के बीच में। तो सही आंसर हो गया 21 का डी, 17 से 19 मार्च के बीच में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये लिया गया है न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन के द्वारा ये 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 22 का डी। और ये इससे पहले कहाँ के थे न्यायमूर्ति, तो ये थे केरल के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे। उसके बाद इनका पटना आए ये, और ये किसके स्थान लिए हैं, तो संजय करोल के स्थान लिए। मतलब संजय करोल क्या हुए, हट गए पद से, तब इनको अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 23, 20वें CSI SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार में किस राज्य को ई गवर्नेंस के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये राज्य है बिहार। 23 का सही आंसर हो गया ये। और ये किसके लिए दिया गया है, तो बिहार राज्य का जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इसको दिया गया है। तो सही आंसर हो गया 23 का ए। क्वेश्चन नंबर है 24, स्थलीय गामा विकिरण के स्तर की निरंतर रिकॉर्डिंग के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक सेंटर बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये किया जा रहा है कहाँ पर, पटना में। सही आंसर हो गया इसका 24 का बी। क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार
दिया गया है। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, उड़ीसा को द्वितीय मिला है और उसके बाद बिहार को तीसरा स्थान दिया गया है आंध्र प्रदेश के साथ। तो सही आंसर हो गया 25 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बिहार के साथ आंध्र प्रदेश भी तो था तीसरे नंबर पे। तो 25 का हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध किस तारीख को एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था। तो देखिए 1919 में गांधी जी के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट जो 1919 के खिलाफ में एक देशव्यापी रूप में सत्याग्रह का आयोजन करने का फैसला किया गया था। तो ये जो किया गया था 6 अप्रैल को किया गया था, ठीक है, 6 अप्रैल को किया गया था। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा, सी, 26 का सी, मतलब 6 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर है 27, इसमें कहा जा रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता कब हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद महात्मा गांधी द्वारा पुनः शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो देखिए इसके जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी इंडिया आए, तब जो आंदोलन चलाए उसमें से कोई भी वर्ग, ना अमीर समुदाय या गरीब किसान या व्यावसायिक वर्ग, कोई भी एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन नहीं किए थे। तो इसका सही आंसर हो गया 27 का, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का आंसर डी हो जाएगा। नंबर है 28, इसमें कहा जा रहा है किसने भारतीय साहित्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। यह किसका कथन है। तो ये कहा गया था लॉर्ड मैकले के द्वारा। 28 का सही आंसर हो गया डी, लॉर्ड मैकले। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि किसने चित्रित की थी। तो ये किया गया था अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखिएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगर हम लोग बात करें तो देखिए जब 20वीं सदी स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता के छवि के जो एक दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगी थी, यह छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी 1870 के टाइम में, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि 1905 में मतलब स्वदेशी आंदोलन के टाइम में, तो ये अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये किया गया था और इसको पेंटिंग में सजाया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक तपस्वी छवि के रूप में चित्रित किया गया था। वो शांत, संयमी एवं दिव्य और आध्यात्मिक दिखाई गई थी इस तस्वीर में। तो 29 का सही आंसर हो गया डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर है 30, इसमें कहा जा रहा है मद्रास में किसने तमिल लोक कथाओं का एक विशाल चारखंड संग्रह द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया प्रकाशित किया। तो ये किया गया था नतेशा शास्त्री के द्वारा। सही आंसर हो गया 30 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें कहा जा रहा है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो कि लाल, हरा और पीला कलर का हुआ करता था डिजाइन किया गया था, जिसमें क्या था। तो देखिए इस टाइम में जो किया गया था एक झंडा का, तिरंगा झंडा का डिजाइन किया गया था जिसमें लाल, हरा, नीला हुआ करता था और इसमें 8 कमल हुआ करता था जो कि 8 जो प्रांत को रिप्रेजेंट करता था और इसमें एक अर्धचंद्र भी दिया गया था जो कि एक हिंदू मुस्लिम को एकता का रूप दिया गया। तो इसमें कह सकते हैं कि 31 का सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। 8 कमल भी था, एक अर्धचंद्र भी था और बाद में जो डिजाइन किया गया था स्वदेशी आंदोलन के बाद कह सकते हैं तो एक चरखा का भी चित्र दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। 31 का सही आंसर हो गया डी। 32 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रमिक के रूप में व्यवस्थित करें। कौन पहले हुआ था, फिर उसके बाद में कौन, फिर उसके बाद में कौन। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें, पहला है दांडी मार्च या दांडी यात्रा। ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। फिर उसके बाद अगर बात करें साइमन कमीशन, तो ये नवंबर 1927 में आया था।
फिर उसके बाद पुणे समझौता की बात आती है तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और गांधी इरविन की बात करें तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के बीच, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आए थे। साइमन कमीशन भारत कब आए थे, नवंबर 1927 में आए थे। उसके बाद हुआ था दांडी मार्च। दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर सबसे लास्ट में होता है पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो सही आंसर इसका हो गया 2143। पहले हुआ था कौन, साइमन कमीशन, फिर दांडी मार्च, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना समझौता हुआ था। तो सही आंसर हो गया 32 का सी। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र जी बोस को किस सत्र में दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए सुभाष चंद्र जी बोस 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे पहली बार। फिर उसके बाद दूसरी बात करें तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारामैया को हराकर दूसरी बार वो निर्वाचित हुए थे। बाद में कांग्रेस सदस्य के बीच कुछ मतभेद होने के कारण ये इस्तीफा दे दिए थे और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर हो गया कौन सा, 33 का डी। त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार बने थे, ये हरिपुर अधिवेशन में या हरिपुरा अधिवेशन में ये पहली बार बने थे। तो 33 का आंसर हो गया डी, त्रिपुरी अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर है 34, इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए पहले हम बता देते हैं आपको, 1510 से लेके 1561 तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेशक था। मतलब कि गोवा में जो अधिपत्य रहा था वो पुर्तगालियों का रहा था। 1 जुलाई 1963 को पौंडीचेरी फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त होकर भारत केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। बाकी देखिए पहला इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, आज़ादी के बाद गोवा एक फ्रांसीसी उपनिवेशक था, नहीं, ये किसका था, ये फ्रांसीसी का नहीं था, ये पुर्तगालियों का था। तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, आज़ादी के बाद पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेशक बना रहा, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कब तक रहा था ये पौंडीचेरी, 1963 तक। 1 जुलाई 1963 को यहाँ से फ्रांसीसी वगैरह छोड़ के गए थे पौंडीचेरी। तीसरा स्टेटमेंट है, गोवा 1961 में औपनिवेशिक भारत से मुक्त हुआ था, बिल्कुल सही है। ये 1510 में पुर्तगालियों यहाँ पर बसना स्टार्ट किए थे। बाकी उसके बाद अगर बात करें तो आज़ादी के बाद यानी 1961 तक गोवा पर जो रहा पुर्तगालियों का राज रहा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट का रहा, पौंडीचेरी 1969 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पौंडीचेरी जो है कब एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये शायद हमको लगता है कि जब वो फ्रांसीसी वगैरह छोड़ के गए थे तभी उसको बना दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर हो गया क्या, 2 और 3 सही है। तो सही आंसर हो गया इसका सी, 34 का सही आंसर सी हो गया। 35, इसमें कहा जा रहा, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। तो 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो थी वो कादम्बरी गांगुली थी, जिसको कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। सही आंसर हो गया 35 का ए, कादम्बरी गांगुली। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए 1872 में कोलकाता में स्थापित, बाद में इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ था, बिहार बंधु बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। हिंदी बिहारी 1913 बिहार के नील किसानों की दुर्दशा को प्रकाशित करने वाला पहला पत्र था। और सर्वहितैषी 1890 में प्रकाशित हुआ था, बिहार का पहला हिंदी दैनिक था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर कौन सा हो गया, तो बिहार बंधु सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन जो है या कौन सा कथन है इसमें गलत है, ये चूज करना हम लोग को। पहला स्टेटमेंट दिया है, अशोक के शिलालेख में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। तो देखिए ये बिल्कुल कथन जो है सही है, गलत नहीं है, सही है। हम लोग को कौन सा गलत चूज करना है। तो देखिए अगर हम लोग अशोक के शिलालेख की हम बात करें तो अशोक के जो अभिलेख है, हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है उसके शिलालेख में।
जम्बू नाम जो जम्बू एक वृक्ष है जिसकी उपलब्धता के कारण इसको कहा गया है जम्बू द्वीप कहा गया है। इसका मेंशन आपको मिलेगा, इसका प्रथम शिलालेख जो गौड़ शिलालेख है उसमें कहा गया है जम्बू द्वीप। ठीक है। फिर उसका दूसरा स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान का नाम सबसे पुराना प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण शासनीय ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे एवं रुस्तम लेख में मिलता है। तो ये भी इसका कथन सही है। हिंदुस्तान नाम का प्रयोग 262 ईस्वी में जो है ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम लेख में मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक राज्य के रूप में भारत का पहला निश्चित उल्लेखनीय पाणिनि के बुक अष्टाध्यायी में मिलता है। देखिए पाणिनि के द्वारा एक बुक लिखा गया है अष्टाध्यायी, उसी में इसका एक राज्य के रूप में इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो 37 का आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें कहा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से झूकड़ और झांगड़ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए ये जो है ये झूकड़ और झांगड़ संस्कृति है, इसका साक्ष्य मिला है चहुंदराहों के साइड से। ठीक है। बेसिकली इसका जो है 1931 में एनजी मजुमदार के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और यहाँ पर सबसे पहले देखा गया झूकड़ संस्कृति और उसके बाद देखा गया है कि झांकड़ संस्कृति। ये झूकड़ झांकड़ जो संस्कृति है ये उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इसका विकसित जो हुआ था ये चहुंदराहों में हुआ था। तो 38 का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर और इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वेद के पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि इसका साम वेद के जो पाठकर्ता है उसको कहा जाता है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो ऋग वेद के जो पाठकर्ता है उसको होत्री कहा जाता है और साम वेद का भी हम लोग देख ही लिए हैं। साम वेद का क्या कहा जाता है, उदात्री कहा जाता है। और यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है उसको अधुर्व कहा जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया 39 का, तो हो गया ये साम वेद के जो पाठकर्ता है उसको कहा जाता है उदात्री। 40 इसमें कहा जा रहा है, ऋग्वेद ऋचाओं में किन जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। तो देखिए ऋचाओं मतलब होता है कि लाइन, ये बोल सकते हैं ऋग्वेद की जो लाइन है उसका लेटर है उसको कहा जाता है ऋचा। तो किस तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के जो ऋचा में पहले जैन तीर्थकर जो थे ऋषभदेव उसके, और 22वें जैन तीर्थकर जो रहे थे वो अरिष्टनेमी, उसका उल्लेख मिलता है। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जो अंतिम जैन तीर्थकर रहे, तो ये तीनों का मिलता है। तो देखिए यहाँ कौन है, ऋषभदेव है या ऋषभनाथ उसी को कहा जाता है, अरिष्टनेमी, ये दोनों का इसमें मिलता है। तो सही आंसर हो गया आपका कौन सा, और ये ऋषभदेव का सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी की जानकारी हमको ऋग्वेद के ऋचाओं में मेंशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, हर्यंक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन सा था। तो देखिए हर्यंक वंश का तो सबसे पहला आपको पता ही होगा, सबसे पहला शासक था बिंबिसार। ठीक है। और सबसे लास्ट था कौन, नागदशक। तो सही आंसर हो गया 41 का सी, बिंबिसार एवं नागदशक। बिंबिसार के द्वारा हर्यंक वंश का स्थापना किया गया था। शिशुनाग ने हर्यंक वंश के जो अंतिम शासक थे जिसका नाम था नागदशक, उनको मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। इसको काकवर्ण या काला अशोक शिशुनाग वंश का एक महान शासक था। काला अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वैशाली में। तो सही आंसर हो गया 41 का सी, बिंबिसार पहला राजा था जो हर्यंक वंश के संस्थापक थे और नागदशक अंतिम राजा थे हर्यंक वंश के। और इसमें कहा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था, या जो वार्षिक बजट तैयार करता था उस अधिकारी का नाम क्या था। समहर्ता नाम हुआ करता था उस अधिकारी का जो कि वार्षिक बजट तैयार करता था। सही आंसर हो गया 42 का बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है, क्या हो सकता है। तो देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके तहत कंपनी ने दीवानी और निजामत अपने पास रख लिए थे, जबकि प्रशासनिक अधिकारी नवाब को दे दिए गए थे। कंपनी को मुगल शासक से सिविल कार्य और बंगाल के सूबेदार से निजाम कार्य प्राप्त हुआ है। इस व्यवस्था से
नवाब जो है नाम मात्र का शासक रह गया था, क्योंकि सारे जो निज़ाम जो बोलते हैं क्या दीवानी राइट, वो किसके पीछे आ गया था, किसके हाथ में, अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। तो इसका सही जो परिभाषा हो सकता है, अधिकार के बिना दायित्व, ये कह सकते हैं द्वैत शासन की सही परिभाषा हो सकती है। तो सही आंसर हो गया 43 का ए। क्वेश्चन नंबर है 44। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेश के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन की मांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार की गई थी? तो ये किया गया था 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस के मंच से पहली बार जो है ये स्वशासन की मांग की बात कही थी। तो सही आंसर कौन सा हो गया 44 का बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें कहा जा रहा 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने किस वर्ष भारत नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो इसका जो है सही आंसर है 1889 में जो हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना, इसके द्वारा अगले ही वर्ष मतलब 1890 में इस समिति ने एक इंडिया नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन और आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में भारत के लोगों के बीच भारत के मामले को लोकप्रिय बनाने में बिताया। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 1890 में। क्वेश्चन नंबर है 46। इसमें कहा जा रहा है ऋग्वेद में प्रसिद्ध युद्ध 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले 10 राजाओं के संघ के पुरोहित कौन थे? तो देखिए 10 राजा युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त में किया गया है। यह जो युद्ध लड़ा गया था परसूनी नदी के किनारे, जो कि अभी वर्तमान में रवि नदी कहा जाता है, इसी के तट पर ये लड़े थे। ठीक है। इस तट पर भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों के राजाओं का मध्य लड़ा गया था, और ऋग्वेद में इसको भरत जन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस युद्ध का जो वास्तविक कारण था वो राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र के पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त करना था, मतलब कर दिया था, इसीलिए ये युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिए इसके पुरोहित कौन थे जो इसको 10 राजाओं के लीड किए थे? तो वो थे विश्वामित्र। सही आंसर हो गया 46 का बी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें कहा जा रहा सल्तनत काल में किस सुल्तान ने एक नए विभाग दीवाना रियासत की स्थापना की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 48। इसमें कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत की शासक रजिया सुल्तान ने किसे अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? तो देखिए गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान को घोषित किया था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने शाह तुर्कन के पुत्र जो रुकुद्दीन फिरोज शाह थे उसको दिल्ली का शासक या सुल्तान बना दिया। लेकिन जल्द ही रजिया सुल्तान ने जन समर्थन प्राप्त कर रुकुद्दीन फिरोज शाह को उसके पद से हटाकर खुद दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी। दिल्ली सल्तनत की यह अकेली महिला शासक थी जो कि रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक लगभग 4 साल ये शासन किए थे दिल्ली पर। तो 48 का सही आंसर हो गया, रुकुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर बने थे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी तथा दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये पहली राजधानी थी पाटलिपुत्रा और दूसरी बनाई गई थी उज्जैनी में। तो सही आंसर हो गया इसका सी, उज्जैनी। ठीक है। और ये कब हुआ था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 50। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंगाल के विभाजन के बारे में सत्य है? तो चलिए कथन हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन है बंगाल प्रांत को 2 भाग यानी पूर्वी बंगाल और असम में विभक्त किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था, ये भी सही है। ठीक है। अगला है तीसरा नंबर विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो ये सारे स्टेटमेंट तीनों इसमें क्या है? सत्य है। तो सही आंसर क्या हो गया? इसका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बिहार का दीवान अधिकार प्राप्त किया गया था? निम्न में से किसे बिहार का दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था?
तो ये कौन थे? तो ये राजा सिताब रॉय थे। सही आंसर इसका बी हो गया। दीवानी अधिकार का अर्थ है राजस्व एकत्र करने का अधिकार। बक्सर की लड़ाई के समाप्ति के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो राजा सिताब राय बिहार का थे, मतलब बिहार का वो दीवानी अधिकार मिला था, और राजा दुर्लभ राय को उड़ीसा का, मोहम्मद रजा खान को बंगाल का। ठीक है। और एक और था जो कि बंगाल का अंतिम नवाब था, जिसका नाम है नज्म उद दौला। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है। राजा सिताब राय कहाँ का दीवानी राइट मिला था इसको? बिहार का। राजा दुर्लभ राय उड़ीसा का, और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का। तो 51 का सही आंसर हो गया बी। इसमें पूछ रहा है बिहार का। 52, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा राजा राम मोहन राय के संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। तो ये तो सही है, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है। लेकिन हमको ऐसे स्टेटमेंट खोजना है जो कि राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, ये दूसरा है। फिर उसके बाद जो इनके द्वारा बंगाल की पत्रिका संबाद कुमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का संपादन किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है ये तत्बोधिनी सभा ये संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय से। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके एक सेकेंड, ये संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर से। इन्हीं के द्वारा तोरंजनी सभा की स्थापना की थी, जो कि बाद में तत्बोधिनी सभा के नाम से जानने लगे। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 6 अक्टूबर 1839 में। तो सही आंसर हो गया इसका 52 का बी। ये तत्बोधिनी सभा राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। नारायण गुरु के आशीर्वाद से 1930 में नीलगिरी पहाड़ियों में नारायण गुरुकुलम की स्थापना की, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नटराज गुरु नारायण गुरु के शिष्य थे। ठीक है, नटराज जो थे गुरु नारायण के शिष्य थे। तो ये किया गया था नटराज गुरु के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब? 1923 के आसपास में। तो सही आंसर हो गया 53 का ए। क्वेश्चन है 54 नंबर। इसमें कहा जा रहा असत्य युग्म का चयन करें। तो देखिए, इसमें कौन सा है? चेरो विद्रोह का जो लीड किए थे भूषण सिंह किए थे, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कोल विद्रोह बुद्धू भगत किए थे, ये भी सही है या उससे संबंधित है, ये कह सकते हैं। पाइक विद्रोह ये खुर्जा के राजा जगबंधु के द्वारा लीड किए गए थे, ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन जो है ये गोमधर भगत के द्वारा किया गया था, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये जतरा भगत के द्वारा किया गया था। इसका जो असत्य कथन है यही डी वाला जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। इसमें कहा जा रहा है जैन धर्म किसके शासनकाल में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हुआ था? तो उस टाइम में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, उसी के टाइम में ये विभक्त हुए थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और ये दिगंबर जो है वो नेक्ट रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे। तो ये किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो सही आंसर हो गया 55 का सी। 56, इसमें कहा जा रहा गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश था, जिसका मुखिया क्या कहलाता था या मुखिया कहलाता था? तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो प्रादेशिक इकाई देश थी, और जिसके मुखिया को कहा जाता था गुप्ता। तो सही आंसर हो गया 56 का ए, गुप्ता। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो गया 57 का सोहन सिंह भाखना, सी। अब देखिए, इसमें बात है लाला हरदयाल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। लाला हरदयाल जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, यहाँ पे गद्दर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। उसके बाद दूसरा नाम है तारकनाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और तीसरा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको याद रहेगा। लाला हरदयाल को द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था 1913 में। तारकनाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, बाकी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना जो किया गया था सोहन सिंह भाखना के द्वारा। क्वेश्चन है 58 नंबर। इसमें कहा जा रहा प्राचीन काल में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किस वंश के शासन काल में था?
देखिए बाकी अगर हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करें तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, और जिसे 1764 मतलब बंगाल की जो बक्सर की लड़ाई थी उसके बाद, फिर उसके बाद 1972 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया गया था उसके द्वारा। बाकी अगर इसमें पूछ रहा कि द्वैत शासन की प्रणाली कहाँ पर थी, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में पूछ रही है, तो ये जो कुषाण में ऐसा देखने को मिलता है, कुषाण वंश के दौरान भारत में दोहरे शासन की प्रचलन जो थी प्रचलित थी। तो सही आंसर हो गया 58 का डी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, दांडी मार्च में बिहार के कितने लोग ने भाग लिए थे। तो देखिए दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा 22 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी, और इस मार्च में बिहार के दरभंगा के जो थे गिरिवर चौधरी शामिल थे। तो एक आदमी जो शामिल थे वो दरभंगा के रहने वाले थे, गिरिवर चौधरी। सही आंसर हो गया 59 का ए। नाम याद रखिएगा, गिरिवर चौधरी। क्वेश्चन नंबर है 60, इसमें कहा जा रहा अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए अशोक की देवानाप्रिया की उपाधि से यह सिद्ध होता है कि भले ही अशोक बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे या बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, फिर भी वो जो है हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़े थे। अशोक का शासनकाल 273 से लेकर 232 तक रहा था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पटना में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया कौन सा, देवानाप्रिया की उपाधि धारण करना। इससे ये होता है कि वो बौद्ध धर्म को अपनाते हुए भी वो जो है हिंदू धर्म से आस्था नहीं हटाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि वर्ष 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ये संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 2001 में किया गया था, और ये 84वें संविधान संशोधन था ये, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि 2026 तक जो है किसी भी विधानमंडल की सीट में कोई भी जो बढ़ोतरी या घटाया नहीं जाएगा। तो सही आंसर हो गया बी 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि बिहार में सरपंच जो न्यायिक कार्य के लिए होता है अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुना जाता है, नहीं, सरपंच का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है बिहार में पंचायत प्रमुख का चुनाव ब्लॉक स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बिल्कुल सही, पंचायत प्रमुख जो है इसका चुनाव होता है ब्लॉक स्तर पर, और ये होता है एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 1 और 3 सही है, और ये 2 नंबर गलत है क्योंकि यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर है 63, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चूज करना है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, ये भी सही है। और अगला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है, नहीं, तो ये क्या है, कार्यकारी शक्ति नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये न्यायिक शक्ति है। तो सही जो गलत स्टेटमेंट है ये डी इसका आंसर हो जाएगा, डी स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है। तो देखिए राज्य की नीति, एक सेकेंड, चलिए ये जो आप देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक न्याय का वर्णन किसमें किया गया है, ये किया गया है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और बाकी जो है ये जो है
ये प्रस्तावना में सब बाकी चीज़ मेंशन है, जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये प्रस्तावना में मेंशन है। और ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है किसमें, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। तो सही आंसर हो गया ये बी, आर्थिक स्वतंत्रता, जो कि ये प्रस्तावना में मेंशन नहीं किया गया है। तो 64 का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार देता है? तो ये कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 200। इसके अंतर्गत इसको ये अधिकार दिया गया है कि वह विधेयक पर सहमति दे सकता है, या इसे अनुमोदन के लिए रख सकता है, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटा सकता है। लेकिन जब विधेयक बिना किसी बदलाव के राज्य विधानमंडल द्वारा फिर से पारित हो जाता है तो राज्यपाल को अपनी सहमति देनी होगी। ये कहा गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार मिला है राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 66 और इसमें कहा जा रहा है अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? तो 275 अनुच्छेद है वो संबंधित है किससे? संघ से कुछ राज्य को अनुदान देना, ये संबंधित है। सही आंसर इसका सी है। ठीक, बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो अनुच्छेद 200 है इसमें क्या होता है, राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति का जो है राज्यपाल को पावर दिया गया अनुच्छेद 200 के तहत। 263 में मेंशन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में प्रावधान, और 265 संबंधित रखते हैं कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये याद रखना है अनुच्छेद 275 संबंधित है संघ से कुछ राज्यों को अनुदान। 68 है, इसमें कहा जा रहा है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द का सही क्रम लिखिए। तो देखिए सही क्रम क्या है प्रस्तावना में, पहले है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र एवं स्वतंत्रता, इस तरह के सही क्रम है। तो सही क्या हो गया इसका, 3, 2, 1, 4, 5, ये सही है। ठीक है, लिबर्टी सबसे लास्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है किस मामले के बाद बुनियादी संरचना के सिद्धांत को आकार मिला है? तो ये दिया गया है केशवानंदन भारती बनाम केरल, जो कि 1973 में ये केस लड़ा गया था। भारत के संविधान में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का कहीं उल्लेख नहीं है। यह एक न्यायिक नवाचार है। इसे केशवानंदन भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आकार दिया गया था। तो सही आंसर हो गया इसका सी, केशवानंदन बनाम केरल स्टेट 1973 में जो केस लड़ा गया था, इसी में जो है बुनियादी संरचना के सिद्धांत को आकार दिया गया था। तो 68 का सही आंसर हो गया सी। नंबर है 69, इसमें कहा जा रहा बिहार में शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए ये है अनुच्छेद 47 से संबंधित। अनुच्छेद 47 में कहा जा क्या रहा है, ये देखिए डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसमें कहा जा रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पेय और नशीले दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, जो कि राज्य लगा सकता है, जो और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। बाकी अनुच्छेद 48 कहता है गाय, बछड़े, दुधारू और जो मवेशी को वध को रोकना, ये मेंशन है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 46 कहता है कि कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से SC/ST के हित को बढ़ावा देना। और 43 नंबर अनुच्छेद कहता है कुटीर उद्योग जो होता है उसको बढ़ावा देना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शराबबंदी, ये है अनुच्छेद 47 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, और भी इसके कई सारे जो है योग्यताएं हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, 35 वर्ष का आयु अगर पूरा नहीं कर लिया है तो वो नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किन राज्य का राज्यसभा सीट की संख्या बराबर है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में 11 है, गुजरात में भी 11 है। ठीक है, तो ये तो आंध्र प्रदेश गुजरात है ही नहीं इसमें। चलिए आगे हम लोग देख लेते बिहार में कितने हैं।
किसकी बात हो रही है, तो ये राज्यसभा की सीट की बात हो रही है। तो बिहार में कितने हैं, 16 सीट है, और पश्चिम बंगाल में भी 16 ही है। तो सही आंसर हो गया सी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। ठीक है। बाकी अगर बात करें मणिपुर सिक्किम का, तो यहाँ पर एक एक सीट है। ठीक। और आंध्र प्रदेश गुजरात में 11-11 सीट है दोनों जगह, और महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है। ये याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सीट कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। इसमें कहा जा रहा है लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये बैठक होने के लिए 1/10वां जो है कोरम होना चाहिए न्यूनतम, तब जाके ये कोरम हो सकता है। सही आंसर हो गया 72 का सी, 1/10। मतलब लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम की सदस्यों की संख्या 1/10 होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर। इसमें कहा जा रहा है धन विधेयक के संबंध में सही कथन को चुनें। तो चलिए सही कथन चुनते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसे अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है। नहीं, ये किस में किया गया है, अनुच्छेद 110 में जो है मनी बिल से संबंधित प्रावधान किया गया है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, नहीं, किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, ये ओनली लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये गलत है। ठीक है। अगर कोई धन विधेयक पेश करता है तो केवल राष्ट्रपति ही पूर्व सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा नंबर स्टेटमेंट है धन विधेयक से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की संरचना क्या है। तो देखिए, लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होंगे और 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो कुल जो है कितने होंगे, 22 सदस्य होंगे। सही आंसर इसका कौन सा हो गया, राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। 74 का सही आंसर हो गया बी। नंबर है 75, और इसमें कहा जा रहा है कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं। तो देखिए, टोटल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे इंडिया में जिसमें क्या है, विधानसभाएं हैं। वो 3 कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, इसमें कितना है, 89 सीट है, 89 सीट है। उसके बाद है दिल्ली, जिसको नई दिल्ली के नाम से हम लोग जानते हैं, इसमें 70 सीट है। और तीसरा है पौंडीचेरी, जहाँ पर 33 सीट है। ठीक है। और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है सीधे प्रशासकों या उपराज्यपाल के द्वारा शासित होते हैं। बाकी 3 केंद्र शासित प्रदेश नाम सुन लिए, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी। यहाँ पर क्या है, विधानसभाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है भारत का सीमा विस्तार किस देश के साथ सबसे कम है। तो ये देखिए, भारत का सीमा विस्तार सबसे कम किससे है, अफगानिस्तान से है। और सबसे ज़्यादा किससे है, ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से लगभग 4000 किलोमीटर है, चीन से लगभग 3400 किलोमीटर है, और पाकिस्तान से लगभग 3300 किलोमीटर है, नेपाल से लगभग 1700 किलोमीटर, और म्यांमार से लगभग 1600 किलोमीटर, और भूटान से 700 किलोमीटर, और अफगानिस्तान से ओनली 106 किलोमीटर है। तो 76 का सही आंसर हो गया अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, गंगोत्री ग्लेशियर किस हिमालय में स्थित है। तो देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है ये सतलज नदी से काली नदी तक है, लगभग 320 किलोमीटर का है। इसके पश्चिम भाग को गढ़वाल तथा पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और यही प्रमुख चोटियाँ जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, ये सब यहाँ पर, नंदा देवी जो जानते हैं, कामेत, ये सब यहीं पर स्थित है। तो ये किसका है, किस हिमालय पर स्थित है, तो ये कुमाऊं हिमालय का पार्ट है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से क्या निकलता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो 77 का सही आंसर हो गया ए। 78 नंबर, दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए, दक्षिणी पठार से अमरकंटक प्लेटू से तो सोन नदी निकलती है, ये सबको पता है। लेकिन इसके अलावा भी और एक नदी है जो कि गंगा में मिलती है और दक्षिणी पठार से निकलती है। तो देखिए कौन सा है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि गंगा नदी जो है हरिद्वार में पहाड़ों से निकल मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और प्रयाग के पास यमुना नदी दाहिने ओर से इसमें मिलती है। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद के पास। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है टोंस। ठीक है, टोंस नदी जो है दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलती है, जो कि इलाहाबाद के पास मिलती है, जो प्रयागराज जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आपके यमुना नदी मिलती है। और पटना में आके सोन नदी मिलती है, जो कि अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका टोंस और सोन नदी। टोंस नदी कहाँ मिलती है दक्षिणी पठार से आकर गंगा में, तो ये मिलती है इलाहाबाद के पास, और सोन नदी मिलती है
पटना में। 79 नंबर, कपासी बादल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर बनते हैं? तो देखिए कपासी बादल जो है जनरली आपको 8,000 से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख की तरह दिखते हैं और इसका रंग जो है हमेशा सफ़ेद होता है। तो सही आंसर हो गया 79 का सी, 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये मिलेंगे। और इसका कलर कैसा होगा? कलर हमेशा वाइट मिलेगा। उसके बाद है 80 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है एशिया का कौन सा जो स्ट्रीट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से समांतर स्थिति में है? तो ये कौन सा? बेरिंग स्ट्रीट का आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बेरिंग स्ट्रीट। ये बेरिंग स्ट्रीट से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है या गुजरती है। 81 नंबर, अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरने वाली पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो ये नाम दिया गया है मध्य अटलांटिक कटक। सही आंसर हो गया 81 का, सही आंसर हो गया 81 का बी। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं किस हिमालय का हिस्सा है? तो देखिए ये सब हिमालय जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की संज्ञा भी दी गई है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख आदि पर्वत श्रृंखलाओं का आधा भाग आता है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। तो सही आंसर क्या हो गया? ये है ट्रांस हिमालय। ये काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का भाग है। 82 का सही आंसर हो गया ए। नंबर है 83, इसमें कहा जा रहा है किस नदी को विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कहा जाता है? तो ये नदी है हुगली, और ये कहाँ पर बहती है? बंगाल में। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल पहुँचती है तो यह भागीरथी और हुगली नामक दो प्रमुख सहायक नदी में विभक्त हो जाती है। हुगली नदी को दुनिया की सबसे विश्वघाती नदी कहा जाता है। इस तट पर कोलकाता का बंदरगाह, जिसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, मतलब कोलकाता शहर जो है ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो सही आंसर हो गया 83 का सी, जिसको विश्व का सबसे विश्वघाती नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है। और पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी देख लेते हैं। दालों को नमी की आवश्यकता होती है, वे सूक्ष्म परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसका। तीसरा स्टेटमेंट है, अरहर हवा से नाइट्रोजन स्थिति करके मिट्टी की उर्वरकता बहाल करने में मदद करता है। नहीं, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसमें क्या होता है, एक राइबोजियम नामक जीवाणु होता है, वो ये प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो बी सी गलत है। एक ही स्टेटमेंट इसका सही है, ये भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ठीक है, यही कथन इसका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, इसमें कहा जा रहा है लेटेराइट मिट्टी में किस पदार्थ की कमी होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में सिलिका, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम यौगिक के अवक्षेपण और नीलाक्षण से समृद्ध है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम यौगिक होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होता है। और क्या है इसमें? और क्या नहीं होता? फास्फोरस भी नहीं होता है। और क्या? कैल्शियम भी नहीं होता। तो इसमें जो है 1, 2, 3 कोई भी नहीं होता है लेटेराइट मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वन आवरण की आवश्यकता है? तो देखिए इसका जो है कितना होना चाहिए? 33.33% होना चाहिए एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 33.3% वन क्षेत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुताबिक मैदानी इलाकों में 25% और पहाड़ी इलाकों में 60% इलाकों को कवर करने की ज़रूरत है, जो कि अगर हम लोग भारत में वर्तमान में बात करें तो अप्रॉक्स 24% ही वन है हमारे भारत में, और इसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 87 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो देखिए प्रकाश का तरंग का सिद्धांत सबसे पहले हाइगेंस ने दिया था। तो सही आंसर इसका हो गया 87 का डी, हाइगेंस। ठीक,
उसके बाद अगर हम लोग प्रकाश के कनिक सिद्धांत की बात करें तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और जबकि प्रकाश का वेग की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, तो ये थे रोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य कौन सा है? ये सिक्किम और मेघालय की सीमा केवल एक ही राज्य के साथ लगती है, जबकि गोवा त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो सीमा दो राज्य से लगती है। सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल और मेघालय की सीमा असम से लगती है। तो सही आंसर हो गया सिक्किम। ठीक है, 88 का सही आंसर हो गया बी। 89, इसमें कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन दो अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले अक्षांश पर बेसिकली पाए जाते हैं। तो 89 का सही आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण तटबंध से सटे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 91, इसमें कहा जा रहा है गोगाभील झील जो है को वर्षा के अतिरिक्त जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो गोगाभील जो है ये महानंदा नदी से इनको जल प्राप्त होता है वर्षा के बाद अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए गोगाभील झील किस राज्य में स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच कितना का अंतर है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% और महिलाओं का साक्षरता दर 51.5%। इसका अंतर की अगर हम लोग बात कर ले तो 19.7% का अंतर आता है। तो सही आंसर हो गया 92 का डी। 93 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये रहा था 2022 में ये उत्तर प्रदेश रहा था। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य है। भारत में उत्पादित कुल दूध में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 18% है। 5 राज्य देख लेते हैं जो दूध उत्पादन में शीर्ष पर है। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर है गुजरात और 5वें नंबर पर है पंजाब। है 94 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है, देखिए ज्वार बाजरा, ये कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है चुकंदर रेशेदार फल नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है आलू कंद वाली फसलें हैं, मूंगफली तिलहन फसलें हैं और ज्वार बाजरा, ठीक है, ये सारे सही सुमेलित है और ये सी वाला सही सुमेलित नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सोन नहर से सिंचित नहीं है? तो देखिए सोन नहर कैनल का निर्माण हुआ था 1869 और 1874 के बीच में हुआ था। उस टाइम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में ये नहर जो है भोजपुर, रोहतास, बक्सर जिलों को सिंचित करती थी। बाद में पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद, अरवल जिले को सिंचित करते रहा। फिर अगर हम लोग बात करें तो इसमें नवादा राज्य जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नवादा में सिंचित नहीं होता है सोन नहर कैनल से, क्योंकि ये दक्षिणी बिहार के सबसे गया से पूर्वी वाला भाग नवादा हो गया, तो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, सही आंसर हो गया 95 का बी। नंबर है 96, इसमें कहा जा रहा है किस वर्ष ई ग्राम स्वराज पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2020 में। सही आंसर हो गया 96 का ए। पंचायती राज संस्था में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक सरलीकृत कार्य जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो 96 का सही आंसर हो गया ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? मतलब MSP के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश करता है। तो इसके अंतर्गत टोटल 22 फसल जो है कवर किया गया है। सही आंसर है इसका 22 सी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, बिहार राज्य के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किस उप क्षेत्र ने 2017 से 18 से लेके 2021-22 के बीच की अवधि के दौरान अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के भीतर जो उप क्षेत्र है इसमें GDP वृद्धि में 2 सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। एक है पशुधन और दूसरा है मत्स्य पालन और कृषि, जल कृषि जिसको कहा जाता है।
इसमें अगर पशुधन की बात करें तो इसका शेयर है 9.5%, और उसके बाद मत्स्य और जल कृषि की बात करें तो 6.7%। इसका सही आंसर हो गया कौन सा, पशुधन, ए। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 99 नंबर क्वेश्चन में कि 2020-21 में उच्च प्रति व्यक्ति जीडीपी पटना के लिए दर्ज की गई है, जो कि शिवहर से लगभग कितना गुना अधिक है, जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे कम है। तो अगर शिवहर की बात करें तो शिवहर से लगभग 6 गुना अधिक है, ठीक है, 6 गुना अधिक है। पटना की बात करें तो लगभग 1.15 लाख रुपया है, मतलब कि 1,15,000 रुपया। वही अगर हम लोग शिवहर की बात करें तो 19,000, ठीक है, तो लगभग कितना, 6 गुना ज़्यादा है। तो 99 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 100, इसमें कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन से लाभान्वित नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो जो गलत है हम लोग खोजते हैं। तो देखिए ये क्या है, यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये कब शुरू किया गया था, 2019 में। उसके बाद इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक को दिया जाएगा, नहीं सभी को नहीं दिया जाएगा, जो कि अन्य कोई पेंशन या सरकारी पेंशन से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तो उसको दिया जाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है 60 से 79 आयु की व्यक्तियों के पेंशन के रूप में 400 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ये भी सही है, ठीक है। जिसका उम्र 60 से 79 वर्ष की उम्र है 400 मिलेगा, और जिसका उम्र 80 से अधिक आयु के है उस व्यक्ति को प्रति माह पेंशन 500 मिलेगा, ठीक। तो ये कौन कौन से सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। कौन सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। हमको क्या खोजना था, गलत ही खोजना था। तो 100 का सही आंसर हो गया सी, सॉरी बी। 101, इसमें कहा जा रहा है रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखिए इसमें पहला है पिछड़े राज्य का अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है पिछड़े राज्य में पैदा होगा रोजगार संकट। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर दिया है ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, कुल खेती योग्य क्षेत्र का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक है। तो इसमें सर्वाधिक किसका है, अनाज का। अनाज फसलों के तहत क्षेत्र का हिस्सा अगर कुल फसली क्षेत्र का अगर बात करें तो लगभग 85% से अधिक है। इसके बाद दाल की है 6.4%, फिर गन्ना का है 3.1%, ठीक है। नंबर है 103, इसमें कहा जा रहा है सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये कर दिया गया है 3 करोड़। सही आंसर हो गया 103 का ए। है 104, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की एक संबद्ध संस्था है जो कि दुनिया के सबसे गरीब देशों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करती है। तो ये कौन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुआ था 24 सितंबर 1960 को वाशिंगटन डीसी में, और यह सबसे गरीब देश को ऋण अनुदान प्रदान करता है। देश को लगभग 20 से 40 वर्षों के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके बदले में सदस्य देशों को केवल 0.75 सेवा शुल्क देना होता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। सही आंसर बी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन का रहा केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने एकलव्य मॉडल आवासीय भवन खोलने की योजना है। तो ये खोला जाएगा कितना, 740, जिसके अंतर्गत आवासीय विद्यालय अगर बात करें तो 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी और 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। सही आंसर हो गया सी, 105 का। नंबर है 106, इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना था, ये था 79,000 करोड़ रुपया। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़कर हुआ है 79,000 करोड़ रुपया।
अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये आप देख रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर, ये जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। बाकी कौन सा? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। और इसमें कहा जा रहा है बजट 2023-24 के अनुसार अग्निवीर फंड को ईई का दर्जा दिया गया है। ये डबल ई जो ट्रिपल ई का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जम्प्ट एवं एग्जम्प्ट ही इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 109 है और इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2019 और 2022 के बीच यूपीआई आधारित लेन देन के मूल्य आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 121% की वृद्धि हुई है। सही आंसर हो गया 121%, बी। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें कहा जा रहा हाल ही में किसने प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्री सेलम मंदिर की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्री सेलम मंदिर के विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर हो गया ए। 111 नंबर क्वेश्चन है और 111 में कहा जा रहा है कि चाल और वेग के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है चुनिए। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा की गई दूरी चाल है। चलिए इसका स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है चाल और वेग दोनों की मात्रा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, नहीं, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेग वस्तु की चाल के साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। तो 1 और 3 इसका स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 नंबर जो है गलत है। तो 111 का हो गया कौन सा? बी। 111 का सही आंसर हो गया बी, 1 और 3। नंबर है 112, इसमें कहा जा रहा है किसी वस्तु या पदार्थ में उसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। क्या ऐसा उपस्थित होता है? तो उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 113, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग दिखाई देता है? तो ये क्या होता है इसमें प्रेजेंट? ये होता है सोडियम। सोडियम के चलते पीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, और हरा रंग किस लिए दिखाई देता है? तो बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है। और लाल रंग दिखाई देता है स्ट्रोनियम के चलते। 114 नंबर और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन है लाइकेन में भोजन कवक द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला सही है, पहला ही स्टेटमेंट क्या है? सत्य है 114 का। कवक में पोषण का मृतपोषी तरीका होता नहीं। राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, नहीं, ये स्वयं बनाता है। और उसके बाद है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ये हो गया, सत्य खोजना था। लाइकेन में भोजन कवक द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। इसमें कह रहा है श्वसन या निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसी अभिक्रिया है? तो वो अभिक्रिया है कैसी? ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 115 का सही आंसर हो गया सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 116 और इसमें कहा जा रहा है लिटमस बिल्लाएं जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो उस टाइम में किस रंग का होगा? वो बैगनी कलर का होगा। ठीक, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 117 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो इसमें होता है मेथनोइक एसिड, जिसके चलते हमको दर्द होता है। ठीक है, दर्द जैसा महसूस होता है। तो 117 का सही आंसर हो गया मेथनोइक अम्ल। नंबर है 118, निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं है? तो ये कौन सा घोल है? तो ये है ग्लूकोज सॉल्यूशन में। सही आंसर हो गया 118 का बी। है 119, इसमें कहा जा रहा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है क्या? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम का।
क्वेश्चन नंबर 120 है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो अगर बात करें तो एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर दीर्घ प्रकाश, फिर इंफ्रारेड। तो सही आंसर इसका हो गया सी। नंबर है 121 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त रस स्रावित करती है, जो निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये वसा को, फैट को। 122 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो गया 122 का बी। नंबर है 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये डी नंबर देख रहे, पायरिन आग लगने से ये संबंधित नहीं है, बाकी सब जो है संबंधित है। देख लीजिए। ग्लिसरॉल जूते की पॉलिश में उपयोग किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल कृत्रिम रंग बनाने में। इथाइल अल्कोहल मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये पायरिन जो है आग लगने में उपयोग नहीं किया जाता है, ये गलत है, बाकी सब जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है अपचायन से पहले किस प्रकार के अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में तीव्र ताप पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो यह है सल्फाइड अयस्क। सही आंसर हो गया 124 का बी। क्वेश्चन नंबर है 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ क्षारक नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्वेश्चन ये जो डी देख रहे हैं ये दुर्बल क्षारक नहीं है, बाकी जो है सब दुर्बल क्षारक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है दुर्बल क्षारक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दुर्बल क्षारक नहीं है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। 126, इसमें कहा जा रहा साबुन के एक अणु में होता है। तो साबुन के एक अणु में होता है कौन सा, हाइड्रोफिलिक सिर होता है और हाइड्रोफोबिक कुछ होता है। ठीक, तो ये सही आंसर इसका डी हो गया, ये याद रख लीजिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, इसमें कहा जा रहा पौधे में गैसीय विनिमय निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो ये गैसीय विनिमय जो होता है जड़ में होता है, ठीक है, उसके बाद तना में भी होता है, पत्ती में, मतलब तीनों भाग में होता है। तो सही आंसर हो गया आपका 1, 2 एवं 3। है 128, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है। तो आयतन जो है ये वेक्टर नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग एंड बल या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, वेलोसिटी और फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर है 129 नंबर, विभिन्न जीवों में श्वास की दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें सत्य कथन है जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थानीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है। ये क्या है, सत्य है, बाकी सब गलत है। नंबर है 130, इसमें कहा जा रहा कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। तो ये ग्रंथि अग्नाशय है। 131 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो कौन सी इसमें असत्य कथन है। तो इसे सर्वप्रथम S.J. सिंगर ने देखा था, नहीं, ये कथन क्या है, गलत है, बाकी कथन जो है सही है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल की उपस्थित होता है। इसमें DNA, RNA एवं राइबोसोम पाया जाता है। ये सारे कथन सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी। तो ये किया गया था तंबाकू में। सही आंसर हो गया 132 का बी। 133 नंबर, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने सीसर बंदर में किस तत्व का पता लगाया था। तो ये लगाया था 1940 की बात है, और ये RH फैक्टर की बात या पता लगाया था। तो सही आंसर है उसका डी, RH फैक्टर। क्वेश्चन नंबर है 134 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वर्णधता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन खोजना है। तो इसमें जो असत्य कथन है ये डी है, एक सेकेंड, सॉरी, असत्य कथन इसमें कौन है, डी है। इसमें कह रहा है कि वर्णधता की स्थिति में पुरुष में भी दोनों गुणसूत्र XY का प्रभावित होना आवश्यक है, नहीं, ये गलत है, बाकी सब सही है। इसको देखिए, एक बार पढ़ देते हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाता है, बिल्कुल सही है। यह एक अनुवांशिक रोग है, ये भी सही है। स्त्री इस रोग के
तभी प्रभावित होती है जब इसको दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर मतलब गलत कौन सा स्टेटमेंट है, ये है डी, बाकी सब सही है। 135 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक नर हार्मोन है। तो इसमें डी आप देख रहे हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन्स ये जो है एक नर हार्मोन है, बाकी ये जो है सब देख रहे हैं ये मादा हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर है 136, इसमें कहा जा रहा पत्ती के संबंध में निम्न कथन पत्ती के संबंध में से असत्य कथन की पहचान करें। तो पत्ती के मुख्य 3 भाग होते हैं, पत्ती, आधार, पेटियोल और लेमिना, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये कह रहा 2 भाग होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। पत्ती को तने का चपटा तथा पार्श्व उभाड़ माना जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, डी वाला गलत है। 137 नंबर है, सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल जाता है। तो ये है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। इसी एंजाइम के चलते जो है ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर है 138, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में होता है, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैगनी में होता है तथा सबसे अधिक जो है लाल में होता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी में क्या होगा, बैगनी सबसे कम होता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो विस्थापन एक सदिश राशि है और सभी जो है सत्य है। इसका देखिए ये क्या कर रहा है, ये अदिश राशि है, ये गलत है, बाकी सब सही है। विस्थापन का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल सही। विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को विस्थापन कहा जाता है। तो ए सी डी सही है और बी जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर है 140 नंबर, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से क्या है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सभी कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो क्या है महत्वपूर्ण तत्व, ये है कार्बन। से 10 क्वेश्चन मैथ का है जिसका हम बस आंसर बताएंगे, जो लोग बनाना चाहे बना के मिला लीजिएगा। 141 नंबर का सही आंसर है 54 सेकेंड और 142 नंबर का सही आंसर है 9 बजकर ये मतलब ए। 143 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए 20 और 144 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 9 किलो। 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी 720 मीटर स्क्वायर और 146 का सही आंसर है ए 1। 147 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी 72 kmph और 148 नंबर का सही आंसर है बी 13। 50 नंबर का सही आंसर है बी 3380 और 150 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी 200 एवं 300। तो इसी के साथ मेरा आज का ये टेस्ट सीरीज़ यही ख़त्म होता है। लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेस्ट के बाद 2-4 घंटा के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा ये PDF मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ का, जो इम्तिहान कोचिंग सेंटर का है। तो आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।